हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इसमें है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? इसमें यह बता रखा है कि हमारी पृथ्वी लगातार गति करती रहती है। एक तरह का गतिशील ग्रह है। गतिशील ग्रह कैसे कि मतलब घूर्णन करती रहती है, परिक्रमण करती रहती है। तो इसके अंदर और बाहर दोनों में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अंदर भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है और बाहर भी। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक कैसा केंद्रीय परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पपरती कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। Cl कैसे? C से सिलिका, L से एल्यूमिनियम। और महासागर की पपरती मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसे C में से कहा जाता है। C से सिलिका और में से मैग्नीशियम। तो इसमें यह बता रखा है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मतलब ये प्याज की तरह पतली पतली परतें होती है। तो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे पपरती कहा जाता है। तो पपरती में क्या है कि जैसे महाद्वीप में 35 किलोमीटर और वहीं समुद्री महासागर में 5 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। इतनी 35 किलोमीटर तक होती है और महासागर 5 किलोमीटर तक होती है। तो महाद्वीप को क्या कहा जाता है? महाद्वीप की जो पपरती होती है, जो पपरती महाद्वीप की होती है वो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो इसको शॉर्टकट नाम दे दिया है Cl। C से सिलिका से C, एल्यूमिनियम से L। और वहीं महासागर की पपरती भी सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसके C में कहा जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो सबसे इजी है, महाद्वीप जो होती है उसे Cl कहा जाता है और महासागर को C में। और पपरती के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोध है। तो सबसे ऊपर होती है पपरती जो होती है महाद्वीप में 35 और महासागर में होती है 5। और महाद्वीप को Cl कहा जाता है और महासागर को C में। और फिर ठीक उसी के नीचे पाई जाती है मेंटल जो होती है 2900 किलोमीटर की। और फिर उसके नीचे आंतरिक क्रोड है। सबसे आंतरिक होता है कोर। सबसे ऊपर होती पपरती, उसके नीचे मेंटल और फिर क्रोड। और क्रोड की जो त्रिज्या होती है वो होती है 3500 किलोमीटर और वहीं इसके ऊपर जो मेंटल होती है वो 2900 किलोमीटर। और जो क्रोड होती है वो निकल और लोहे की बनी होती है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। महाद्वीप को Cl, महासागर की को C में और क्रोड को निकल और लोहे नीफे। और केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। तो केंद्रीय में जो क्रोड होता है उसका दाब और ताप दोनों ही उच्च होता है। शैल एवं खनिज। पृथ्वी की पपरती अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की पपरती बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। पृथ्वी की पपरती अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। और जो पपरती में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें इनका खुद का रंग, आकार और गठन हो सकता है। मुख्य रूप से जो शैल होते हैं वो 3 प्रकार की होती है। आग्नेय शैल जिसको इंग्लिश में इग्नेस कहा जाता है, अवसादी सेडिमेंट्री और कायंट्रिट मेटामॉर्फिक। तो 3 प्रकार की शैल कौन कौन सी है? आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित। तो इसमें क्या है बता रखा है, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के शैल को आग्नेय शैल कहते हैं।
इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो जो शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो सबसे पहले आग्नेय शैल कैसे बनती है उसके बारे में बताया। जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठोस बन जाता है, तो उसे आग्नेय शैल कहते हैं और इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, आग्नेय शैल को। और आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। पपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो आग्नेय शैल में जो है 2 तरह के शैल होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। तो बहिर्वेदी में क्या बता रखा, जब ज्वालामुखी पिघलकर बाहर आता है तो ठोस हो जाता है और फिर जब द्रवित तथा लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, पपटी पे इस प्रकार की शैल आती है, तो उसे बहिर्वेदी आग्नेय शैल होते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दाने में छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इसका जो उदाहरण है, जो बाहर जो आग्नेय शैल होते हैं उसका उदाहरण है बेसाल्ट। उसी तरह दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से मिलकर बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपपटी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है, तो जब बाहर आता है तो उसे बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं, तो इसे बेसाल्ट कहा जाता है। और जब मैग्मा कभी कभी अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार के शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। और लई, मैस मसालों, दानों, चूर्णों को बनाने के लिए अवघर्षण पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे ग्रेनाइट बने होते हैं। मसाले पीसने के लिए सब ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। यह अंतर्वेदी आग्नेय शैल है। अब है इसमें क्या है बता रखा है, शैल जब लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो उसी तरह शैल का जो दूसरा प्रकार था वो था अवसाद। तब शैल टूट जाती है, चटक कर एक दूसरे टकराती है, तो उसे अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल, पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते और जमा हो जाते हैं। ये अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहा जाता है। उदाहरण के बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। इन शैलों में पौधों, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीवों के भी कभी इन शैलों पर पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाणु भी, तो ऐसे जीवाश्म भी कह सकते हैं। तो हमने 2 शैल होगी इसमें, आग्नेय और अवसाद। तो अब है कायांतरित शैल। आग्नेय अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कायांतरित क्या, आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन ही कायांतरित शैल कहलाता है। इसके उदाहरण है स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर आदि। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, टिबिडी, सपाटू, किटकिट, 5 पत्थर, मिटगिट्टी आदि। तो आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी से पूछ सकते हैं। ये पुराने लोग इस तरह की जो शैलों का उपयोग इन चीज़ों में यूज करते थे। आजकल तो कोई यूज़ ही नहीं करता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। वही शैल जब मैग्मा पिघलता है तो एक तरह का शैल चक्र बनता है। क्या आप जानते हैं जैसे कि द्रवित मैग्मा जब ठोस होकर आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, तो उसे अवसाद शैल कहा जाता है। फिर उच्च दाब के कारण आग्नेय शैल का कायांतरित शैल का निर्माण करते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः
पिघलकर द्रवित मैग्मा में आ जाता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल का निर्माण करते हैं। इसमें बता रखा, जब मैग्मा पिघल कर ऊपर आता है, कठोर हो जाता है, तो ये अग्नि शेल का निर्माण करता है। फिर अग्निय शेल टूटकर चटक कर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। फिर ये अवसादी और अग्निय शेल वापस काइनेटिक शेल का निर्माण करते हैं। फिर वही मैग्मा फिर पिघल कर बाहर आ जाता है। तो ये शेल चक्र इस तरह से चलता रहता है। शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शेल एक तरह के खनिजों से बनी होती है, विभिन्न खनिजों से। इनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है और ये खनिज मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उपयोग ईंधन का, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब आज हम भी यूज़ करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, मतलब महत्वपूर्ण हो गया हमारे जीवन के लिए। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक आदि में किया जाता है, जैसे लोहा और एल्यूमिनियम। ये सब खनिज पदार्थ आज हमारे लिए काफ़ी उपयोगी। लोहे से हम बहुत चीज़ें बनाते हैं, एल्यूमिनियम से भी बनाते हैं, सोना भी होता है, यूरेनियम, चांदी, ये सब खनिज पदार्थ है। तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमने पढ़ा कि 2 तरह से पृथ्वी में परिवर्तन आता है, आंतरिक और बाह्य। और बाह्य में जैसे कि इसमें बाह्य में, आंतरिक में क्या होता है, बाह्य क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में बता रखा है। तो इसी तरह हमारे चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और इससे पहले का जो चैप्टर 1 है पर्यावरण, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।